माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल चैप्टर 1 की पहली वीडियो हम रिलीज़ किए थे और आज उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 2015 में आया हुआ है। राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 2017 में आया हुआ था। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 2019 में आया हुआ है। आंसर आप लोग, हम पूरा आंसर डिक्टेट कर रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि आंसर बड़ा है, दरअसल में आंसर बड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए 2015 में जैसे आया है डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वही आ जाता है, डेफिनेशन नहीं आता है, तो डेफिनेशन वाला पोर्शन आप काट देंगे तो आंसर ठीक लगेगा। वैसे भी आपको अगर बड़ा लगेगा तो कुछ पॉइंट आप नहीं लिखेंगे। चलिए फिर आंसर की शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, एक शांत आंदोलन जो सुधार के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हैज़ बीन लूमिंग लार्ज इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लगभग विश्व के सारे देशों में फैलता चला गया है। लूमिंग मतलब होता है उभरना, आगे बढ़ना। सिंस द 90s ऑफ द लास्ट सेंचुरी, लास्ट मतलब ये 21st सेंचुरी है, माने पिछली, माने 1990 से लेके 1999 तक ऐसे पकड़िए। दिस साइलेंट रेवोल्यूशन इज ग्लोबलाइजेशन, ये जो साइलेंट रेवोल्यूशन था इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकरण, मतलब पूरे ग्लोब को एक साथ ले आना, ये यही टॉपिक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑफर अ डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रिसाइसली, अगर ठीक देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा देना बहुत कठिन है। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी प्रोसेस है, मतलब बहुआयामी प्रक्रिया है। ये इसके कई सारे आयाम हैं, ऑफ इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन पीपल, ग्रुप, कॉरपोरेट बॉडीज एंड स्टेट्स, जिसमें इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं, एंड इंटीग्रेटेड एकीकरण माने एक साथ जुड़े हुए हैं, बिटवीन द पीपल, ग्रुप, चाहे वो लोग हों चाहे ग्रुप हो, चाहे कॉरपोरेट बॉडीज माने कॉरपोरेट जगत से लोग हों, एंड इट्स स्टेट्स, और स्टेट माने यहाँ आप देश समझेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच एन इंटीग्रेटेड होल इज अचीव, ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अविभाज्य विश्व चाहेंगे, मतलब संपूर्णता, होल मतलब सबको एक बनाना, ऐसा हम अचीव कर पाएँ, ये प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स, बहुत सारे स्कॉलर फिलोसफर, उसमें एक का नाम भी दिया है, लाइक इमैनुअल कैंट ऑफ जर्मनी, विजुअलाइज, ये ऐसी कल्पना करते हैं, अ वर्ल्ड सोसाइटी विदाउट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वेयर परपेचुअल पीस वुड प्रिवेल। इमैनुअल कैंट की अगर माने तो उनकी ये कल्पना है कि हमें एक ऐसा संसार चाहिए जिसमें कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ना हो, मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में जो सीमा होती है वो ना हो। एंड परपेचुअल पीस मतलब होता है लाइफ टाइम पीस, मतलब जीवन भर शांति रहे, ऐसा वो चाहते थे। उसके बाद अगली हेडिंग देंगे आप, फॉर्म्स एंड नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, ग्लोबलाइजेशन एक बहुआयामी सिद्धांत है या अवधारणा है, जो भी समझिए। इट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर इन द फॉलोइंग एरियाज। पहला नंबर है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अगर राजनीतिक पहलू से हम देखें, इसका राजनीतिक रूप अगर देखें, तो ग्लोबलाइजेशन इज़ कम्प्लीटली अपोज टू नेशन स्टेट। एक राष्ट्र के रूप में ग्लोबलाइजेशन पूरा विरोधात्मक स्थिति में है, माने पूरा विरोध है उसका। एज एवरी नेशन स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेचर, करीब अगर देखा जाए तो दुनिया में आज जितने देश हैं सब देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली है। जनरली रिमेन अकाउंटेबल फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जितने भी नेशन स्टेट हैं
वो उसमें जो भी सरकारें हैं, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी, वो अपनी जनता के कल्याण के प्रति उत्तरदायी है। मतलब गवर्नमेंट का काम है कि जनता का हित करना। इट इम्पोजेज वेरियस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के द्वारा कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं ऑन द अनब्राइडल्ड प्रॉफिट एंड प्लंडर बाय कैपिटल, पूंजी लगा करके जो लोग लूट करते हैं। अनब्राइडल मतलब होता है निरंकुश, बेलगाम प्रॉफिट कमाना। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक बार तो पूंजी लगा दिए, फिर बाद में गरीब जनता का शोषण होता है। तो ऐसे लोगों को जो कैपिटल लगा करके लूट कर रहे हैं या निरंकुश माने मनमाने ढंग से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन पे रोक लगाने का काम देश करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल एंड लेबर, साधारण लोगों के, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए। दैट इज़ वाई इस तरह से हम कह सकते हैं, ऑल्दो द वेस्टर्न प्रोटैगनिस्ट मतलब पक्षपाती, मतलब ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाले लोग। यद्यपि कुछ ऐसे वेस्टर्न प्रोटैगनिस्ट हैं, माने पक्षपाती हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका ऐसा प्रेफर टू रेंडर द नेशन स्टेट इनइफेक्टिव, उनका ऐसा मानना है कि जो नेशन स्टेट है, जो राष्ट्र हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो प्रभावहीन है, यानी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में देशों का योगदान नहीं है। दे डू नॉट वांट टू इस्टेब्लिश ऑफ द वर्ल्ड स्टेट, और वे नहीं चाहते हैं कि माने पूरे विश्व को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए, ऐसे विश्व की स्थापना की जाए जिसमें सारे एक साथ रहें। बाई एबॉलिशिंग इट कम्प्लीटली, एबॉलिश मतलब होता है समाप्त करना, माने पूरी तरह से इन चीज़ों को समाप्त करके। बिकॉज इन द इवेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अगर इस तरीके की विश्व की स्थापना अगर हम करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी घटना है ऑफ सच ए स्टेट, किसी भी देश के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? डिप्राइवेशन माने हानि की जिम्मेदारी कौन लेगा? विल डिवॉल्व अपॉन इट, वो उस देश के ऊपर आएगा। सो दे वांट सच अ फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट, इसलिए वो ऐसे नेशन स्टेट के बारे में सोचते हैं विच विल नॉट हेजिटेट टू रिजॉर्ट टू अनलिमिटेड वायलेंस, जो कि अनलिमिटेड वायलेंस मतलब वायलेंस माने हिंसा कराने में भी नहीं हिचकते हैं। टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी माने धन दौलत, एंड मोनोपोली राइट ऑफ द कैपिटलिस्ट, और जो पूंजीपति हैं उनका एकाधिकार। क्लास ओवर कैपिटलिस्ट क्लास ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब वही बिजनेस के ऊपर जो पूंजीपतियों का जो एकाधिकार है, जो प्रॉपर्टी होल्डर का एकाधिकार है, वो न रुके, वो न हटे, वो एज इट इज़ रहे। दो ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेसेस ऑन द डिमिनिशिंग रोल ऑफ द नेशन स्टेट, यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन तनाव में है, क्योंकि जितने भी राष्ट्र हैं उनकी जो भूमिका है, उनका जो रोल है, वो घटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब वो उस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। फिर भी इट इज़ सरप्राइजिंगली, मतलब हैरानी की बात यह है, हम चकित होते हुए कह रहे हैं, ईगर टू कीप द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अलाइव, सेल्फ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगली हेडिंग देंगे, सेकेंड नंबर, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन माने सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन। द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पोर्टेंट एंड फार रीचिंग इन्फ्लुएंस इन द माइंडसेट, हैबिट, वे ऑफ लाइफ एंड टेस्ट ऑफ पीपल। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम सांस्कृतिक भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव बड़े रूप में है। मतलब ये बड़े रूप में प्रभावित करता है किस चीज़ को? इन द माइंडसेट माने मानसिकता, हैबिट माने स्वभाव या व्यवहार, वे ऑफ लाइफ माने ज़िंदगी जीने का तरीका या रहने का ढंग,
एंड टेस्ट ऑफ पीपल, और लोगों की रुचि किस में है, क्या वो चाहते हैं। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी भयंकर रूप से अग्रसर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और भी या दूसरे जैसे सोशल मीडिया या जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के जितने माध्यम हैं, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जनरेट्स अ न्यू एटीट्यूड टू लाइफ अननोन इन अ ट्रेडिशनल लाइफ। आज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन उत्पन्न कर रहा है, मतलब नए नए मनोभाव, लोगों के जीवन जीने के नए तरीकों को हम अपने ट्रेडिशनल, मतलब होता है परंपरागत, हम अपने परंपरागत जीवन से अनजान रह करके आज एक नए तरीके से हम जी रहे हैं। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स मेड बाय द मीडिया, सिनेमा एक्सेट्रा ग्रेजुअली सिंस द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि मीडिया के द्वारा या सिनेमा के द्वारा जिस तरीके से चीज़ों को एक्सपोज किया जा रहा है, एक्सपोजर मतलब अनावरण, उस चीज़ को डिकोड करना, उसको दिखाना, लोगों को बताना, यह है कल्चरल अवेकनिंग या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट देंगे, ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड इट ईजी टू गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मतलब पर्याप्त रूप में सूचनाएं हमारे तक पहुंचती हैं या हमारी सूचना लोगों तक पहुंचती है अलग अलग रूप से और विश्व के अलग अलग हिस्सों में। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है, ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। दिस प्रोसेस हैज़ बीन अ लॉट इन स्प्रेडिंग नॉलेज, और इस तरीके से नॉलेज को फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में एक बड़ी भूमिका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में ग्लोबलाइजेशन माने या एनवायरनमेंट के सुधार में ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है। ग्लोबलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ और वेरियस कंट्री। विभिन्न देशों के, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वहाँ की नदी हो, लेक हो, जंगल हो, सबको लेकर के नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में यानी सेव करने में ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक मेन रोल है, एक की रोल है। पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। द एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लाइज इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एसेंस मतलब होता है मूल तत्व, माने मेन, जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे मुख्य तत्व है, जो मेन चीज़ है, वो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, विच डिज़र्व, जो एक विशेष सेपरेट ट्रीटमेंट माने यहाँ कह सकते हैं आप व्यवहार, जिसका एक उस तरीके का अधिकार है जिसको हम एक अलग तरीके से रखेंगे, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये और भी ज़्यादा व्यवहारिक हो जाता है। द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन हार्डली बी डिनाइड। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, माने उसका जो आर्थिक पहलू है ग्लोबलाइजेशन का, उसकी जो प्रासंगिकता है उसको हम अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमीय कुमार बागची हैज़ ड्रॉन आवर अटेंशन टू अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमीय कुमार बागची, वो हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हैं और वो बताते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मतलब महत्वपूर्ण पहलुओं को। कौन से पहलू? प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के जो कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं उसके बारे में। और वो कौन कौन से हैं? ABCDEF इतने सारे हैं। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है तो एक आध दो इसमें से नहीं लिखेंगे। पहला नंबर है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो। दूसरा नंबर है मोबिलिटी ऑफ मनी, मनी की गतिशीलता हो, मतलब एक देश दूसरे देश में पैसा लगाए, दूसरा देश तीसरे देश में पैसा लगाए। एंड अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
और भी अगर दूसरे माध्यम हैं एक्सचेंज के, एक्सचेंज मतलब विनिमय, लेन देन, अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों के बीच में ये होना चाहिए लेन देन। और सी नंबर है फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, कमोडिटीज माने सामान, एंड सर्विसेज, हम सेवाओं को या सामानों को, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, उनको हम बेचने में आसान तरीका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि एक देश दूसरे देश से व्यापार न कर पाए, इतना टफ नियम रहे, उसको आसान किया जाए। इन द डिफरेंट कंट्रीज थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंट्री इन अदर कंट्री, और इस तरीके का प्रोसीजर भी हो जिससे एक देश दूसरे देश में पूंजी लगा सके, इन्वेस्ट कर सके। और डी नंबर पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ फिनेंस कैपिटल अमंग द कंट्री, देशों के बीच में पूंजी का यानी पैसे को ले देकर उसकी लेन देन हो। और ई नंबर पॉइंट है गिविंग एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस इन मैटर ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। ट्रेड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी इन्वेस्ट करना, या प्रोडक्शन उत्पादन को लेकर के, इन सब मैटर पे पूरी तरह से फ्रीडम हो, माने पूरी तरह से स्वतंत्रता हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघों को। मल्टीनेशनल या ट्रांसनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, कॉरपोरेशंस माने व्यापार संघ, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है जो एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, उन लोगों को पूर्ण रूप से आज़ादी हो। और लास्ट नंबर पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की अदला बदली हो, मतलब अगर एक देश दूसरे देश को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन होता है। अमंग द डिफरेंट कंट्रीज एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का जो नेटवर्क है उसका विस्तार हो इन द इंटरनेशनल फील्ड माने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू द इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए इंफॉर्मेशन नेटवर्क को अलग अलग देशों में, डिफरेंट कंट्रीज माने विभिन्न देशों में, उसके प्रसार के लिए, उसके फैलाव के लिए, जिससे ग्लोबलाइजेशन को मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।